हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे मनोविज्ञान के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू। साथ में मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप एक बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम काफ़ी पास है, तो अभी भी आपके पास एक गोल्डन मौका है शॉर्ट टर्म में आप तैयारी करके अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करने के लिए, जिसके लिए हम प्रैक्टिस सेट दिए दिए दे रहे हैं। जो अभी जिनका एग्जाम है, कुछ भी नया उनको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितना आप जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। साथ में आपको एनसीईआरटी ज़रूर करना, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग के जो टॉप 30 सीरीज चल रही है, उसका भी आपको जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो भी आपको मिलेगा सिर्फ 300 में, जो कि आपके पॉकेट मनी और डेली खर्चे से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि हर एक सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को मन और व्यवहार क्या करते हैं, अध्ययन करना चाहिए, एक ये किसका दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं होगा, यहाँ पर होगा संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है। और ऑप्शन ए में रहेगा कार्यात्मक मनोविज्ञानी। ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन इसे फिल कर लो, कार्यात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, और ऑप्शन थर्ड है संरचनावादी मनोविज्ञान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यात्मक मनोविज्ञान। बहुत बार ऐसा सवाल पूछा जाता है कि कार्यात्मक मनोविज्ञान किसको मानते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मन और व्यवहार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया था। उनका कहना था कि जो चेतना की संरचना होती है, उनके बजाय मन और व्यवहार को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट हो। तो इसलिए कार्यात्मक मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके मनोविज्ञान में। वहीं बात की जाए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी का धारणा था कि जो भी समग्र प्रकृति होते हैं, वो सब कुछ जोड़ देते हैं उनके भागों से, उनके धारणा के और संगठन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्यात्मक मनोविज्ञान। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की परिभाषा में व्यवहार शब्द का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है मन या विचार या भावनाएं, ऑप्शन बी है किसी व्यक्ति का कार्य, ऑप्शन सी है मानसिक प्रक्रिया, या ऑप्शन डी व्यक्ति की भावनाएं, दृष्टिकोण, विचार एवं अन्य मानसिक भावनाएं जो व्यवहार से पीछे हो सकती हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कानूनी मनोविज्ञान किसी एक शाखा मानी जाती है। पहला ऑप्शन है शुद्ध मनोविज्ञान, यहाँ प्राकृतिक नहीं होगी, मनोविज्ञान होगा। ठीक है, शुद्ध मनोविज्ञान। ऑप्शन बी है अप्लाइड मनोविज्ञान, ऑप्शन थर्ड है नैदानिक मनोविज्ञान, और ऑप्शन डी है असामान्य मनोविज्ञान। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका शुद्ध मनोविज्ञान, सेकंड ऑप्शन है अप्लाइड मनोविज्ञान, थर्ड ऑप्शन है नैदानिक मनोविज्ञान, और चौथा ऑप्शन है असामान्य मनोविज्ञान। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्लाइड मनोविज्ञान, जिसे आप हिंदी में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कानूनी मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जितने भी आपके कानूनी मुद्दे कानूनी प्रणाली पर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और अनुसाधन पर लागू होती है, उसको हम कानूनी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोविज्ञान का नया क्षेत्र स्वतंत्र है। पहला ऑप्शन है सामुदायिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है सामाजिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है नैदानिक मनोविज्ञान,
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन टाइप होते हैं, मैं क्वेश्चन टाइप करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं जब मेरे पास टाइम नहीं होते तो क्वेश्चन वाले काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट आज के पीडीएफ में कर दिया, तो मैं आपको सुधार कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको ऑप्शन को रिपीट करता हूँ। पहला ऑप्शन है सामुदायिक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है नैदानिक मनोविज्ञान, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिक मनोविज्ञान। सामुदायिक मनोविज्ञान एक ऐसा अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है जो समुदाय और समाज के व्यापक संदर्भ में मनोवैज्ञानिक मुद्दों को समझने और उन्हें संबोधित करने पर केंद्रित माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के प्रवर्तक को किस रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन या ऑप्शन सी है और है या ऑप्शन डी वुंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है विकासवादी मनोविज्ञान मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारिकता से, ऑप्शन बी है संरचनावाद से, थर्ड ऑप्शन है व्यवहारवाद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विकासवादी मनोविज्ञान मुख्य रूप से जो भी आपके कार्यात्मक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कार्यात्मक एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित कार्यों को समझने पर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर लेना। 100% ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है और उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने पहली बार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की थी, कब स्थापित की थी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1875, 1819, 1879 या ऑप्शन डी है 1877। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, जो कि मनोविज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला मानी जाती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश विधि का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब लोग मनोवैज्ञानिकों के पास व्यक्तिगत समस्या के साथ आते हैं। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी है सर्वे, ऑप्शन सी है नैदानिक विधि या ऑप्शन डी है साक्ष्यकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का उपयोग हम आमतौर पर तब करते हैं जब लोग व्यक्तिगत समस्याओं के साथ मनोवैज्ञानिकों के पास आते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक विकारों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को आकलन, निदान, उपचार शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आंतरिक उत्तेजकता और भावनाएं व्यवहारगत स्थिरता के कारण इस कथन में कौन सहमत नहीं थे? पहला ऑप्शन है वाटसन, ऑप्शन बी है कोहलर या ऑप्शन सी है स्किनर या ऑप्शन डी वोल्वम। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्किनर। आपने नाम सुना होगा बीएफ स्किनर, जो कि इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो आंतरिक छवियां होती हैं, जो भावनाएं होते हैं, वो संबंधी स्थिरीकरण से प्रभावित होते हैं, जो कि स्किनर एक व्यवहारवादी जनका व्यवहारवाद के जनकार माने जाते हैं, जो उन्होंने व्यवहारवाद वाटसन और स्किनर के साथ मिलकर व्यवहारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कार्यात्मक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है घटकवाद डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में काफी प्रभावित थे। ऑप्शन बी है घटकवाद के प्रस्ताव ने तर्क दिया कि घटक चेतना एक विशिष्ट मानवीय विशेषता है,
इसलिए इस हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है, इसलिए घटकवादियों ने चेतना के कार्य को समझने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया। तो आपको बताना है कि कार्यात्मक को लेकर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, 3 तीनों स्टेटमेंट काफी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है, निम्नलिखित में व्यवहारवाद मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना किसने की। ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। जेबी वाटसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेबी वाटसन मनोविज्ञान के व्यवहारवादी स्कूल के संस्थापक भी माने जाते हैं। व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं पर सबसे ज्यादा जोर देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि विलियम जेम्स पब्लिश हिज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की काफ़ी फेमस बुक है जो कि नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आपको बताना है कि ये बुक कब प्रकाशित हुई थी। पहला ऑप्शन है 1850 में, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1950 या ऑप्शन डी 1870। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1890। विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी काफ़ी फेमस पुस्तक मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रकाशित की। इस पुस्तक में मतलब जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो मनोविज्ञान का क्षेत्र था जिसे मील का पत्थर माना जाता है। यह अनुशासन में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिमी संस्कृति में व्यवहार और मन के बारे में प्रारंभिक विचार शास्त्रीय कहाँ से स्टार्ट हुए। पहला ऑप्शन है यूनानी दार्शनिक। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो आप देख रहे हो कैसे ही हिंदी में गलत मतलब ट्रांसलेट हो जाता है, जबकि मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा था और ये ट्रांसलेट कुछ उल्टा ही हो गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूनानी दार्शनिक, ऑप्शन बी है यूरोपीय दार्शनिक, ऑप्शन सी है अमेरिकी दार्शनिक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग को लगता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल मतलब आसान है क्वेश्चन बनाना, बहुत टाइम लगता है आप लोग के क्वेश्चन को टाइप नहीं करते हो। अगर इंग्लिश से इंग्लिश में क्वेश्चन है फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करो तो हिंदी में काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर आप जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन बनाते हो तो सेम ऐसे ही पीडीएफ काफ़ी अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा आप इतना कोई आप लोग के लिए मेहनत करते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करते हो, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो इतना मेहनत कोई कर रहा है तो आपका मेहनत एक अच्छी जगह पे लग रहा है। तो इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा आपको बता दो कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा यूनानिक दार्शनिक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविज्ञान के अनुसरण में कौन सा दृष्टिकोण ये बताता है कि मानव मानसिक कार्य लाखों वर्ष से विकसित हुए हैं। पहला ऑप्शन है विकासवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, यहाँ कुआ दृष्टिकोण नहीं होगा, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा विकासवादी दृष्टिकोण। विकासवादी दृष्टिकोण ये बताता है कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से लाखों वर्ष में मानव मानसिक कार्य और व्यवहार विकसित हुए हैं, जो कि एक दृष्टिकोण है विकासवादी जीव विज्ञान के सिद्धांतों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो मनोवैज्ञानिक जो पेशेवर और अन्य प्रकार के परामर्श में शामिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषक, ऑप्शन बी है मनोचिकित्सक या ऑप्शन सी नैदानिक मनोविज्ञानी या ऑप्शन डी है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो याद रखिएगा उसको हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकासवादी मनोविज्ञान ये बताता है कि हमारा व्यवहार इससे प्रभावित नहीं होता। पहला ऑप्शन है विरासत में मिली प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी है अचेतन उद्देश्य, ऑप्शन सी है सीखना या ऑप्शन डी है समाज।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विरासत में मिले आपकी प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, मनोविज्ञान की उस उपक्षेत्र का नाम जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को कार्य और वाणिज्य के व्यवहार समस्याओं पर लागू किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में सामाजिक मनोविज्ञान बोलते हो। ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसे प्रायोगिक मनोविज्ञान बोला जाता है। ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में औद्योगिक मनोविज्ञान कहा जाता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान, जिसका मतलब होता है कि जिसमें मनोविज्ञान सिद्धांतों के कार्य और वाणिज्य की व्यवहारिक समस्याओं को लागू किया जाता है। एक कार्यस्थल जो काफ़ी विभिन्न पहलुओं पर समझने और उनको सुधारने पर केंद्रित माना जाता है, जिसमें आपके कर्मचारी, नौकरी की संतुष्टि, संगठनात्मक व्यवहार और कार्य सेटिंग, ये सब कुछ आपके इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के अंदर माना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत के पुस्तक लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है एडवर्ड टिचनर, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, या ऑप्शन सी हाफ कॉर्बे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विलियम जेम्स। याद रखिएगा, इन्होंने अपना जो पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में इसे प्रकाशित किया था। आप इसे याद रखना, इस सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भू मनोविज्ञान शुद्ध मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? पहला ऑप्शन है अप्लाइड मनोविज्ञान, प्योर साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्योर साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है कि मनोविज्ञान जो अति इंद्रिय बोध, पुनर्जन्म, दूर संवेदना और संबित समस्या को संबोधित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी कहता है। पैरासाइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में पैरा मनोविज्ञान बोलते हो। भू मनोविज्ञान और जनरल मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी होता क्या है? तो मनोविज्ञान जो अतिरिक्त संवेदी क्षमताओं, पूर्ण जन्म के मामले, टेलीपैथी और संबंधित घटनाओं से निपटता है, उसे हम पैरासाइकोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसे आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो हम आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मिस प्रिंट है। मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम टोटल 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इस प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग डिफरेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश की थी, जो आपके बीपीएससी या स्टेट के लिए थोड़ा-सा क्वेश्चन लेवल को मैंने बढ़ाया था, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस बढ़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपका प्रयास पसंद आई होगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा हम आप लोग के लिए बेटर कर पाएँ। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहो। आप लोग के लिए मेरे तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता है और क्वेश्चन का चाहे लेवल बढ़ाना हो, चाहे कुछ अच्छा कंटेंट जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारी तरफ से हमेशा प्रयास होते रहता है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में पेड नोट्स, तो आप ले सकते हो सिर्फ 300 में, जो आपके स्टेट और बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी हमारे तरफ से टॉप 30 एमसीक्यू आएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 300 के अंदर दिया जाएगा। इतना कुछ आपको यूट्यूब पे, आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेगा, जितना आप लोग के लिए दिया जा रहा है। मेरा बस मकसद इतना ही है कि इतने कम रेट में आपको एफर्ट कराना कि हर गरीब से गरीब बच्चे और अमीर से अमीर बच्चे, हर कोई इसे एफर्ट कर सके और अपनी तैयारी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सके और अपना नौकरी ले सके। बस मेरा यही मकसद है। इसलिए आप लोग अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।